तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने स्टॉप कर दिया था। हमने बनाया था स्टूडेंट का CRUD एपीआई। राइट, स्टूडेंट CRUD एपीआई बनाया था, जिसके अंदर हमने पहले मॉडल्स बना लिया था उसका। उसके बाद उसमें डीबी सेटअप किया था, डेटाबेस सेटअप। उसके बाद उससे रिलेटेड राउटर पूरा बनाया था। पूरा राउटर है हमारे पास। राइट, पूरा राउटर। एंड उसके बाद हमने उसको सर्वर पे कनेक्ट किया था इस तरीके से। तो अब भी क्या करना था आज? तो हमने बोला था कि इसको होस्टिंग करना था रेंडर पे। तो आज हम लोग होस्टिंग का देखेंगे। होस्टिंग का करने से पहले ना मैं इसमें, जैसे कि हमारा काफ़ी गैप हो गया है, तो मैं यहाँ पर एक और एपीआई बनाता हूँ। ठीक है, एक और एपीआई पूरा बनाता हूँ, फिर उसको हम क्या क्या करेंगे, होस्ट कर देंगे। तो चलो चलते हैं, करते हैं कैसे करना है इसको। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ब्रांच करके एक और मॉडल बना लेता हूँ, ब्रांच। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का ब्रांच होगा, तो मैं ब्रांच करके एक मॉडल बना लेता हूँ, ब्रांच डॉट जेएस। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा ये एपीआई बनाते हैं 2-3 फील्ड के साथ। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट मोंगूस, कॉन्स्ट मोंगूस, और इसको रिक्वायर करवा लेता हूँ, आर ई क्यू आर ई रिक्वायर। रिक्वायर में मोंगूस करके देना पड़ेगा, MONGOOS मोंगूस। तो मोंगूस लाइब्रेरी मैंने लगा लिया। उसके बाद क्या करना है अभी, उसका स्कीमा बनाने का, ब्रांच का स्कीमा। तो ब्रांच SCHE में ब्रांच स्कीमा। एंड उसमें नेम बता दो, नेम क्या रखोगे। तो नेम है हमारे पास। नेम अभी किस टाइप का रहेगा, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देंगे। टाइप हमारा स्ट्रिंग होगा, टाइप विल बी स्ट्रिंग। और इसको क्या करेंगे, रिक्वायर ट्रू कर देंगे, REQI रिक्वायर ट्रू, इस तरीके से। तो मैंने एक ब्रांच में क्या किया, एक नेम करके ब्रांच बना लिया, मतलब नेम करके एक फील्ड बना लिया। एंड डिस्क्रिप्शन करके बना लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करके एक फील्ड बना लेता हूँ। इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, STRNG स्ट्रिंग। एंड इसको भी कर लूँगा रिक्वायर ट्रू, रिक्वायर ट्रू, इस तरीके से। तो अभी हमने क्या किया है कि मोंगोस लाइब्रेरी को लगाया, उसके बाद हमने एक स्कीमा बना लिया। अभी क्या करते हैं, इसे मॉडल बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट ब्रांच इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट मॉडल। और इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, अपना स्कीमा पास करना पड़ेगा। पहले मॉडल का नाम बता देते हैं। मॉडल का नाम हम रखेंगे ब्रांच, एंड उसका स्कीमा ब्रांच स्कीमा, ये हमने रख लिया। अब इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और इसमें ब्रांच लिखेंगे BRANCH ब्रांच, इस तरीके से। तो ये हमारा एक मॉडल रेडी हो गया ब्रांच का। अभी क्या करेंगे, इसका राउटर सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, राउटर सेटअप कर लेते हैं। तो इसका मैं नाम रखूंगा ब्रांच राउटर, ब्रांच राउटर नाम रख देता हूँ इसका, ब्रांच राउटर डॉट जेएस। अब इसमें क्या करना है, उसका एपीआई बनाने का है पूरा का पूरा, ब्रांच राउटर का। तो चालू करते हैं। एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगेगा। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगा लिया मैंने। उसके बाद हमको क्या लगेगा, इधर ब्रांच का जो मॉडल है वो भी लगेगा, कॉन्स्ट ब्रांच BRANCH ब्रांच इक्वल टू रिक्वायर। अब उसका इधर क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा हमको, जो भी पाथ है। तो मॉडल्स के अंदर है अपना ब्रांच, BRANCH ब्रांच, इस तरीके से मैंने दे दिया। दोनों लाइब्रेरी लगा दिया। अभी चाहिए तो इधर डेटाबेस का भी लगा लो, कॉन्स्ट DB इक्वल टू रिक्वायर। डेटाबेस का जो भी लाइब्रेरी है वो लगा लो, DB। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जिसको नाम देंगे राउटर। और इस पर हम लोग सारा एपीआई वगैरह क्रिएट करेंगे इस तरीके से। तो जो मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस डॉट ROUTR राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब एपीआई बनाना चालू करते हैं जल्दी से। यह राउटर करके होगा हमारा राउटर डॉट गेट। अब ये क्या करेगा, हमको सारा डेटा देगा। तो मैं सारा डेटा के लिए बना लेता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ असिंग। ये दो पैरामीटर लेता है, रिक्वेस्ट लेगा एंड रिस्पॉन्स लेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये हमने पहले भी देख लिया है।
तो मैं गेट एपीआई बना रहा हूँ जो क्या करेगा, हमको ब्रांच का रिलेटेड जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा देगा। तो रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ट्राई कैच लगा लेते हैं, ट्राई कैच। इसमें क्या करूँगा, उसका मॉडल को कॉल करूँगा जो मुझे पूरा ब्रांच का डेटा दे देगा। ब्रांचेस, कॉन्स्ट ब्रांचेस इक्वल टू अवेट ब्रांच डॉट फाइंड। ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ब्रांच वाले मॉडल के अंदर या ब्रांच वाले मॉडल के अंदर जितना भी डेटा है वो पूरा हमको डेटा दे देगा। हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। या आप भेज सकते हो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस भेज सकते हो। स्टेटस रहेगा 200, ओके स्टेटस है। एंड साथ में जेसन के फॉर्म में डेटा भेज दो, जेसन ब्रांचेस का डेटा भेज दो, ब्रांचेस, इस तरीके से। अगर कुछ एरर वगैरह आएगा तो एरर वगैरह भी भेज सकते हो या कंसोल में प्रिंट करवा सकते हो। मैं एरर भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेज दो। स्टेटस होगा 500, इंटरनल सर्वर एरर होगा। साथ में हम लोग जो क्या करेंगे, जेसन के फॉर्म में एरर को भेज देंगे, जेसन, और ये मेरा एरर चला जाएगा जेसन के फॉर्म में एरर। इस तरीके से मेरा एक एपीआई क्रिएट हुआ। अभी मुझे दूसरा एपीआई बनाना है जिसमें मेरे को समझो पर्टिकुलर डेटा देखने का है, पूरा नहीं, पर्टिकुलर डेटा। तो राउटर डॉट गेट, इसमें मुझे आईडी भी लेना पड़ेगा, ये मेरा आईडी हो गया। इसमें असिंक में लगाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, REQUEST, रिक्वेस्ट होगा हमारा। देन रिस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से ट्राई कैच लगा लेंगे एरर हैंडलिंग के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, राउटर डॉट, अभी मुझे चाहिए पर्टिकुलर ब्रांच का डेटा चाहिए, राइट। पर्टिकुलर ब्रांच का तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ब्रांच इक्वल टू अवेट। अभी जो ब्रांच है उसमें फंक्शन चलाऊंगा मैं फाइंड बाय आईडी करके, फाइंड बाय आईडी, क्योंकि आईडी हमने लिया है तो फाइंड बाय आईडी से मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अभी ये जो आईडी है पर्टिकुलर, ये जो यूआरएल में मिलने वाला है आईडी, ये आईडी को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, आईडी निकाल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, इस तरीके से। तो यूआरएल में जो भी डेटा आ रहा है वो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, या जो भी डेटा आ रहा है उसको निकाल सकते हो। अभी ब्रांच का डेटा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ओके स्टेटस हो गया। जेसन के फॉर्म में ये ब्रांच का डेटा सेंड कर देंगे, ब्रांच, इस तरीके से। तो ये मेरा गेट वाला दोनों एपीआई हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट वाला एपीआई करता हूँ, क्रिएट। क्रिएट के लिए क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, इसमें पोस्ट वाला यूज करते हैं, ओके। इसमें भी होगा असिंग, इसमें होगा रिक्वेस्ट लेंगे, आर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट होगा, देन रिस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे। अभी क्या करना है, मुझे डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है, डेटा को क्रिएट करना है। तो उसमें जो भी डेटा आएगा, तो यूजर साइड से जो डेटा आने वाला है क्लाइंट साइड से, वो पूरा तो इसके अंदर होगा। तो इससे मुझे एक ब्रांच का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहला। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ब्रांच इक्वल टू न्यू ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। और इसमें डेटा कैसे दूंगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जो भी डेटा है वो पूरा डेटा मैंने दे दिया, और एक ब्रांच का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, उसको सेव करवा दूंगा। तो ये जो ब्रांच है, ब्रांच डॉट सेव करके फंक्शन होता है, इस तरीके से। तो रिक्वेस्ट में जो भी डेटा आ रहा है वो बॉडी के अंदर होगा, बॉडी। तो मैंने ब्रांच का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड उसको सेव करवा दिया, तो डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर कुछ भी एरर आएगा या डेटाबेस में सेव होने के बाद मैसेज भी तुम सेंड कर सकते हो। तो एक मैसेज सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ओके स्टेटस हो जाएगा। और जेसन के फॉर्म में हम ये जो ब्रांच है उसका डेटा सेंड कर देंगे। अगर कुछ एरर आएगा तो एरर सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, इंटरनल सर्वर एरर हो जाएगा। एंड जेसन के फॉर्म में एरर भेज देंगे, ERR ओवर एरर, इस तरीके से। इधर साथ हम भूल गए थे एरर डालना, इधर भी डाल देता हूँ यहाँ पर। आई थिंक सब में सेम है, ओके। तो हमने मोस्टली 3 एपीआई क्रिएट कर लिया। अभी एक अपडेट का बचा है, एक डिलीट का बचा है। तो अपडेट एंड डिलीट का भी एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इसको रन करेंगे। तो अपडेट के लिए क्या लिखूंगा मैं, राउटर डॉट पुट। तो राउटर डॉट पुट लगाया,
इसमें क्या करूंगा, मैं आईडी पास करूंगा, क्योंकि अपडेट करना है तो आईडी तो चाहिए रहेगा कि किस पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना है। तो उसके लिए हमको आईडी लगेगा, आईडी। आईडी के बाद असिंक, इसके अंदर रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजो। ट्राई कैच लगा लो एरर हैंडलिंग के लिए, ट्राई कैच लगा लिया इस तरीके से। अब भी क्या करना है, अपडेट करना है, राइट। तो पहला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए फंक्शन क्या था, तुम पुराना वाला जो हमने बनाया था उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, सेम ही हम लोग सब कुछ यूज़ कर रहे थे। तो उसमें हमने यूज़ किया था फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये यूज़ किया था, जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास करना था। पहला तो आईडी, दूसरा डेटा, थर्ड वन न्यू, कि मुझे न्यू डेटा चाहिए। तो ये वाला सेम हम लोग इधर भी यूज़ कर लेंगे, सेम इधर ही। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट ब्रांच इक्वल टू अवेट ब्रांच, फिर ब्रांच के बाद मुझे लगाना है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये फंक्शन लगाएगा, इसमें 3 चीजें पास करनी है। पहले तो आईडी पास करना है, क्योंकि पहले फाइंड बाय आईडी है, मतलब आईडी पास करो। आईडी किसके अंदर मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, या मुझे आईडी मिल गया। अब भाई सेकंड डेटा पास करना है अपडेट करने के लिए। डेटा कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा मिलेगा। अब डेटा तो मिल गया, तो मुझे न्यू डेटा चाहिए ना, तो मैं इधर लिखूंगा न्यू ट्रू। तो ये मुझे न्यू डेटा सेंड करेगा, पुराना डेटा नहीं। जो अपडेटेड डेटा रहेगा वो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, अपडेटेड डेटा। अब वो अपडेटेड डेटा को क्या करूँगा मैं, रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस 200 ओके स्टेटस हो जाएगा। और जेसन के फॉर्म में हम ये जो डेटा है वो सेंड कर देंगे, अपडेटेड डेटा। अगर कुछ एरर आएगा तो कैच ब्लॉक के अंदर वो एरर मैसेज प्रिंट करवा देंगे या एरर मैसेज दे देंगे। तो इस तरीके से अपडेट का भी हो गया। अभी लास्ट हमको डिलीट का एपीआई बनाने का है। तो राउटर डॉट डिलीट, DELET, डिलीट वाला एपीआई बना रहा हूँ। ये भी ब्लैंक रहेगा, मतलब आईडी चाहिए रहेगा कि किस पर्टिकुलर डेटा को तुमको डिलीट मारना है, उसके लिए आईडी चाहिए रहेगा, आईडी। तो इसमें ले लो 2 पैरामीटर, रिक्वेस्ट ले लो, देन रिस्पॉन्स ले लो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन बना लो, ट्राई कैच लगा लो। फिर उसके अंदर अब क्या करना है, डिलीट मारना है। तो उसके लिए फंक्शन होता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी हमने यूज़ किया था फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, जिसके अंदर आईडी पास करना होता है, वो तुमको डिलीट मार के दे देगा। तो सेम चीज़ मैं इधर भी करता हूँ, कॉन्स्ट ब्रांच इक्वल टू अवेट ब्रांच डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, DELET, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो इसमें पकड़ाऊंगा मैं आईडी, तो आईडी मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, इस तरीके से। आईडी मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स में भेज दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस 200 ओके स्टेटस हो जाएगा। और जेसन के फॉर्म में वो डेटा जो भी है वो हम शेयर कर देंगे, ब्रांच का डेटा, इस तरीके से। अगर कुछ एरर आएगा तो वो एरर मैसेज हम भेज देंगे इसको। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जितना भी एपीआई था हमने चारों क्रिएट कर लिया। देख सकते हो ये वो पर्टिकुलर एपीआई जिससे हम पूरा डेटा देख सकते हैं ब्रांच का। इसे किसी पर्टिकुलर ब्रांच का डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जितना भी जो भी ब्रांच हम क्रिएट कर सकते हैं, इससे अपडेट कर सकते हैं एंड इससे डिलीट मार सकते हैं। तो मैंने जो भी करंट एपीआई था ब्रांच से रिलेटेड वो मैंने पूरा बना दिया है। अभी क्या करूँगा, मैं इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दूंगा कि मैं दूसरे फाइल में इसको यूज़ कर पाऊँ। तो राउटर को मैं क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा राउटर। चलो इस तरीके से मेरा ये राउटर तो रेडी हो गया। अब सर्वर में क्या करूँगा, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इधर मैं आया, यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट BRANCS ब्रांच ROUTR ब्रांच राउटर इक्वल टू रिक्वायर में करूँगा ब्रांच राउटर, इस तरीके से। तो इधर एक्सप्रेस की लाइब्रेरी है, कोर्स का लाइब्रेरी है, एंड स्टूडेंट राउटर है, ब्रांच राउटर है। अभी कोर्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा। कोर्स अभी फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये लगा लेता हूँ ऐप डॉट यूज़, कि इस एपीआई को यूज़ करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा। देखते हैं स्टूडेंट वाले के लिए क्या लिखा है। स्टूडेंट के लिए लिखा है एपीआई, तो इधर भी लिखता हूँ /API/ब्रांच BRANCS ब्रांच, या ब्रांचेस भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रांच राउटर, इस तरीके से।
हम्म। चलो सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा मैं तुमको और चीज़ें दिखाता हूँ। पहले तो मुझे इतना बताओ, इतना समझा कि नहीं समझा, एपीआई कैसे बनाया, ब्रांच से रिलेटेड जो भी एपीआईज मैंने बनाए, सासवा समझा, जो मैंने करंट एपीआईज बनाए ब्रांच से रिलेटेड। सातवत लेफ्ट हो गया, ओके, जूली है, जूली को समझा, ठीक है। तो एक बार और दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। तो ये स्टूडेंट नाम का एक मॉडल है, जिसके पास नेम है, रोल नंबर है, ईमेल है, ब्रांच है, बस। एंड एक ब्रांच नाम का मॉडल है जिसमें नेम एंड डिस्क्रिप्शन ही है। तो एक स्टूडेंट है और ब्रांच है, दो मॉडल है, या समझ सकते हो दो टेबल हो जाएगा हमारा। सेकेंड स्टेप आता है डेटाबेस का। तो डेटाबेस में देखो मैंने क्या किया है कि मोंगोस लगाया है, डॉट ईएनवी लगाया है। अब डॉट ईएनवी ना एक लाइब्रेरी है। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्टली वो डेटाबेस का यूआरएल पास कर सकते हैं। पर डेटाबेस का यूआरएल ऐसा हम नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट ईएनवी। तो यहाँ पर मैंने एक ईएनवी करके एक फाइल बना रखा है, डॉट ईएनवी इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए। तो इसके अंदर क्या करूंगा, मेरा जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है या एपीआईज वगैरह इसके अंदर डालूंगा। तो अभी कैसे करूंगा बताता हूँ। तो डॉट ईएनवी के अंदर मैंने एक, यहाँ पर तुम दो बना सकते हो, ये यहाँ पर रख लो। एक का नाम रख लेते हैं लोकल, ना कैप्स लॉक में रखते हैं मोस्टली, लोकल डीबी, डीबी यू आर एल यू आर एल। अब इसमें लोकल डीबी का यूआरएल रखने का एक होगा हमारा रिमोट डीबी यूआरएल, एक होगा अपना पोर्ट नंबर, पीओआरटी पोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर डेटा है जो हम रखने वाले हैं, चलो एक एक करके रख लेते हैं। अभी स्टूडेंट राउटर दिखा देता हूँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बस राउटर वाला है, मतलब इसमें बस एपीआईज है, राइट। CRUD एपीआई से पूरा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। तो पूरा CRUD एपीआई इसके अंदर हो गया, और ये ब्रांच का पूरा राउटर है। तो ब्रांच से रिलेटेड जो CRUD एपीआईज थे वो इधर हो गए। तो मोस्टली ये दोनों सेम ही है, स्टूडेंट राउटर ले लो, ब्रांच राउटर ले लो, दोनों में कोड सेम ही लिखा गया है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अभी आता है सर्वर के पास। अब सर्वर में देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस लगाया है, कोर्स लगाया है, दोनों जो राउटर हमने बनाए थे वो लगाया। इसका एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें जेसन लगा दिया, ये वाला जरूरी है, ये मिडलवेयर है एक ना, ये जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग क्रिएट करेंगे या अपडेट करेंगे तो उस समय हम जेसन के फॉर्म में डेटा भेजने वाले हैं। तो ये क्या करता है, ये मिडलवेयर ये इंश्योर करता है कि जो तुमको डेटा मिल रहा है वो क्या बोलते हैं, जेसन के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो ये लगाना जरूरी है अगर तुम क्रिएट या फिर अपडेट करना चाहते हो तो। दूसरा ये भी लगाना जरूरी है, कोर्स वाला। ठीक है, ये क्यों चलाना जरूरी है, देखो। अब ये जो हमारा एपीआई है, ये हो सकता है हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड अलग अलग बना रहे हैं। तो हम लोग को क्या देना पड़ता है, बैक एंड में फ्रंट एंड का परमिशन देना पड़ता है। मतलब फ्रंट एंड का कौन सा यूआरएल हमारा बैक एंड के एपीआई को यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको ग्लोबली या फिर पब्लिकली तो इसको एप्लीकेबल या फिर एक्सेसिबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसका ओरिजिन बता दिया जाता है। ये तो हमारा हो गया रिएक्ट का एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर हो गया, या फिर यूआरएल हो गया जहाँ पर हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन रन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब मैं इसको लाइव कर दूंगा इस वाले एपीआई को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद ये पोर्ट नंबर, ये जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन है, इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इस एपीआई को एक्सेस कर सकता हूँ, या इस एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकता हूँ रिएक्ट के। तो उसका जो पोर्ट नंबर होता है बाय डिफॉल्ट 3000 ही होता है रिएक्ट के एप्लीकेशन का। तो मैंने इधर एक्सेस कर दिया, उसको एक्सेस दे दिया है। और उसके बाद दोनों एपीआई मैंने लगा दिया यहाँ पर, स्टूडेंट्स और ब्रांचेस, और ये 4000 पे चल रहा है। एक काम करता हूँ, ये जो 4000 है ना, ये इसको मैं कहीं और से ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक्सेसिबल यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो रिक्वायर डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट ई एन वी का सारा वेरिएबल्स का यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर में। अभी क्या लिखा है, प्रोसेस डॉट ई एन वी रिमोट डी वी यू आर एल। तो यहाँ पर दो चीज़ें होगी, एक होता है लोकल डी वी यू आर एल, एक होगा रिमोट डी वी यू आर एल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों बना लेता हूँ। इधर मैं एक और यू आर एल बनाता हूँ जिसका नाम होगा लोकल डी वी यू आर एल। ये होगा लोकल डी बी यू आर एल, लोकल डी बी यू आर एल हो गया। और यहाँ पर भी ना मैं ये सेम नाम दे दूंगा। अभी इसको कमेंट कर दूंगा डेटाबेस को, और यहाँ पर लिख दूंगा लोकल लोकल डी बी यू आर एल। बाकी सारा सेम कोड है कनेक्शन का। ठीक है, लोकल डी बी यू आर एल मैंने लगा दिया कि लोकल डी बी यू आर एल यहाँ पर यूज होगा। और यहाँ पर पोर्ट नंबर भी ले लेता हूँ सेम इसी तरीके से डॉट ई एन वी वाले फाइल से।
यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर ले लेता हूँ। तो ये होगा हमारा PORT पोर्ट, यहाँ पर भी PORT पोर्ट, और यहाँ पर भी PORT पोर्ट, इस तरीके से। तो हम इधर हार्ड कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने उसको क्या कर दिया, .env पे शिफ्ट कर दिया है। अभी मैं इधर बता दूंगा, पोर्ट नंबर होगा 4000, और लोकल DB URL देना पड़ेगा। रिमोट DB URL हम बाद में देंगे, ठीक है। ये रिमोट DB URL क्या है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले लोकल DB URL देके अपना जो इसका है उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे को MongoDB ओपन करना पड़ेगा, MongoDB कंपास, इसको ओपन कर लेता हूँ। MongoDB कंपास को मैंने ओपन किया, इसको कनेक्ट किया। इसमें जो URL मिलेगा, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, वो मैंने लिया, और मैं सिंपली लोकल इसमें डाल दूंगा। ये मैंने डाल दिया, लोकल वाला हो गया, ठीक है। तो अभी देखो लोकल DB URL है, पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं server.js के अंदर, और लोकल DB URL यूज़ करें हम db.js के अंदर, राइट। और मोस्टली तो हमारा डन हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो इसको रन करते हैं एंड देखते हैं फिर आउटपुट क्या आता है। फिर धीरे धीरे हम सेटअप करेंगे और इसको लाइव कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको रन करके देता हूँ, कैप्स लॉक बंद करूँ पहले तो, नोड सर्वर डॉट जेएस। तो नोड सर्वर डॉट जेएस क्या, ये रन होना चाहिए। अभी क्या बता रहा है ये, इंटरनल सर्वर एरर, मॉडल्स ब्रांच, मॉड्यूल नोट फाउंड, कुछ तो एरर दे रहा है, जरा समझता हूँ मैं। इंटरनल सर्वर एरर लोडर, कुछ यूआरएल या पाथ वगैरह मैंने गलत दे दिया है क्या, देखता हूँ। ब्रांच राउटर ना, ब्रांच राउटर, ब्रांच राउटर, ब्रांच राउटर, ये तो सही है। और ब्रांच इसमें एक्सपोर्ट, तो इधर राउटर को मैंने एक्सपोर्ट किया हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। REQI रिक्वायर, ये सब तो सही है। .env मॉडल्स, अच्छा इसमें npm इंस्टॉल नहीं है, ओके ओके, मैंने डिलीट मार दिया था। npm इंस्टॉल आपका जो फोल्डर है वो मैंने डिलीट मार दिया है। तो पहले तो मुझे करना पड़ेगा npm इंस्टॉल, ओके। npm इंस्टॉल किया पहले तो ये npm इंस्टॉल हुआ पूरा का पूरा। दिख नहीं रहा है, देखिए इधर आ गया npm इंस्टॉल हमारा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। npm इंस्टॉल के बाद नोड सर्वर डॉट जेएस, अभी भी एरर आया। अभी क्या बता रहा है, स्टूडेंट एपीआई में नोड सर्वर डॉट जेएस में इंटरनल मॉड्यूल्स CGS लोडर प्रो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, मॉडल्स के अंदर इधर कुछ गड़बड़ है। मॉडल्स, ये मॉडल्स मैंने किधर लिखा हुआ है, DB के अंदर लिखा है क्या, नहीं, आई थिंक ब्रांच राउटर के अंदर ही लिखा हुआ है। अच्छा इधर ना, इधर आई थिंक डॉट लगाना होता है, डॉट डॉट मॉडल्स, इस तरीके से, ओके। चलो वापिस रन करता हूँ। हाँ अभी जाके रन हुआ, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 एंड मोंगोस इज कनेक्टेड, ठीक है। तो अभी तुम देख सकते हो कि मैंने सर्वर डॉट जेएस के अंदर पोर्ट नंबर मैंने इस तरीके से एक्सेस किया .env फाइल से, और db डॉट जेएस के अंदर जो URL है वो इस तरीके से एक्सेस किया हूँ। तो इसे क्या किया जाता है, हमारा जो भी क्रेडेंशियल डेटा है या कुछ ऐसा, मतलब हमको API कीज वगैरह यूज़ करने, पोर्ट नंबर वगैरह यूज़ करना है, URL यूज़ करना है, तो वो सब हम .env के अंदर बताते हैं। और .env से क्या करते हैं, हमारे जितने भी फाइल्स है एप्लीकेशन में वो सब में यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, मेंटेनेबल होगा, मीन्स एक ही जगह पे हमने मेंशन किया है। अगर समझो मुझे कभी भी ये चेंज करना पड़ा तो मैं बस इधर ही चेंज करूंगा, और जितने भी पेजेस है, मतलब जितने भी फाइल्स है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मेंटेनेबल होता है, ठीक है, इजी टू मेंटेन है, इसलिए हम लोग .env फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अभी क्या करना है, बस मेरे को इसको चेक कर लेना है कि जितने भी मेरे पास APIs है वो पूरा परफेक्टली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रन हो रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी जैसे कि इसको मैं रन करके देखता हूँ, गेट API हिट मारता हूँ, ब्लैंक आ रहा है। आई थिंक इसमें कोई भी डेटा अभी नहीं है, आई थिंक सो, स्टूडेंट्स वाले में। तो एक डेटा डालते हैं अभी स्टूडेंट्स में। डेटा डालने के लिए आई थिंक नेम था, रोल नंबर था, ईमेल था, ब्रांच था। नेम ईमेल रोल नंबर ब्रांच, ये करके देखता हूँ मैं। पोस्ट डाला, ओके, डेटा क्रिएट हो चुका है। और अगर गेट करूँगा तो अभी मैं, यस गेट में भी आ रहा है। तो थोड़ा 3-4 डेटा और क्रिएट कर लेता हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए, मतलब 4 नहीं, 2 डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, 4 कुछ ज़्यादा हो जाएगा। मैंने इधर लिखा अमित सानी एंड रोल नंबर दे देता हूँ उसको 10,
ठीक है, अमित सानी एंड सी एस दे देता हूँ। तो ये दूसरे ब्रांच का हो जाएगा, इसको मैं पोस्ट करता हूँ। चलो ये तो क्रिएट हो गया। और गेट करता हूँ तो अभी दोनों डेटा आना चाहिए। ओके, अगर मैं इस आईडी का मदद से एक्सेस करूँ तो ये आईडी मैंने पास किया और पर्टिकुलर डेटा आ रहा है, मतलब तीन एपीआई काम कर रहे हैं। चलो अपडेट करके देख लेते हैं। अपडेट में समझो इसका मैंने आईडी दे दिया 11 दे दिया, ठीक है। और मुझे इसको अपडेट करना है, पुट करूंगा। चलो चेक कर लेते हैं। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, अपडेट नहीं हो पाया। अपडेट के टाइम इंटरनल सर्वर एरर आ गया। क्यों आया देखते हैं। नेम, रोल नंबर, ईमेल, ब्रांच तो पकड़ाया है, आईडी भी दिया है, पुट भी किया है, सब कुछ बराबर है। फिर क्यों गड़बड़ आया देखते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम भी आ रहा था, मैंने इसको ठीक भी किया था। पुट में था अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट रिक्वेस्ट डॉट प्रम्स डॉट आईडी, रिक्वेस्ट की बॉडी न्यू ट्रू, डेटा आएगा, हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। फिर ये अपडेट में क्या प्रॉब्लम है, कुछ इसमें एरर आया क्या, नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं आया। तो इधर तो कुछ भी डेटा एरर तो आया नहीं है इधर। हम्म, इधर फॉर इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा है, क्यों। यूआरएल में तो यूआरएल एक बार चेक कर लूँ, ये यूआरएल ना, हाँ, आईडी देने का, आईडी इधर लिखा हुआ, मतलब आईडी देने का, और साथ में स्लेस एपीआई स्लेस स्टूडेंट्स, स्लेस एपीआई स्लेस स्टूडेंट्स और आईडी पुट किया हूँ अपडेट के लिए। और अपडेट में पास कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, गेट किया तो आ जाएगा। ये इंटरनल सर्वर एरर का तो इशू है। वैसे डे इशू तो दिख नहीं रहा है मेरे को इधर। देखते हैं बाद में इसको कि क्या है। नॉर्मली इधर कोई इशू तो नहीं है कोड में। कोई इशू नहीं है। डिलीट मार के देखते हैं इसको, डिलीट। डिलीट देखा, डिलीट हो चुका है ये, वाह। डिलीट हो गया है बट क्रिएट अपडेट नहीं हुआ। क्रिएट करके देखता हूँ, ये क्रिएट करना है मेरे को। क्रिएट के लिए आईडी नहीं देने का, आईडी नहीं देने का, क्रिएट हो जाएगा। गेट करके देखूंगा, गेट हो जाएगा। पर अपडेट करके देखूंगा, अपडेट नहीं हो रहा। अपडेट में इशू है। पर ये लास्ट टाइम मैंने ठीक कर दिया था। आईडी अपडेट के साथ समझो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा 1, देना चाहूँगा 1। नहीं हो रहा, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, कुछ तो इशू है, समथिंग इज रॉन्ग। बट वो क्या है। सब कुछ तो बराबर ही है, कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं रॉन्ग है। ठीक है, जाने दो। कभी कभी होता है कि राइट है फिर भी नहीं दे रहा है, अपडेट का ही इशू है कुछ तो। हम्म तब तक मैं इसको दूसरे वाले ब्रांच राउटर को हिट करके देखता हूँ। यहाँ पर बस मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेस करना पड़ेगा। और इस एपीआई को हिट करके देखते हैं। पहला तो गेट तो एम्प्टी आ रहा है, चलो सही है। अभी समझो क्रिएट करके देखता हूँ पहले तो, पोस्ट। अब भी इसका डेटा क्रिएट करने के लिए नेम एंड डिस्क्रिप्शन देने का है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, बस दो चीज़ें देनी है। तो इधर मैं आता हूँ, नेम रहेगा एंड डिस्क्रिप्शन रहेगा। नेम तो है, तो नेम में समझो एक बना लेता हूँ सी, एक बना लेता हूँ आई टी, DESCRIPTN, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेंड करता हूँ। ये क्रिएट हो गया। एक और डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, CS। और इधर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, SCIENC, कंप्यूटर साइंस। और मैं इसको भी क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। चलो 2 क्रिएट हो गया। गेट करके देखता हूँ, गेट हो जाएगा। और समझो मुझे पर्टिकुलर डेटा देखने का है, इसको मैं उठाता हूँ और मैं इधर से पर्टिकुलर डेटा देखना, गेट ही रहेगा बट विथ आईडी के साथ। आ गया, चलो सही है। अपडेट करके देखते हैं। अपडेट में समझो मैं इधर डबल एस करना चाहूँगा और सेंड मारता हूँ। अपडेट भी हो गया। ओके, अपडेट हो गया है। एंड वापस से अगर मैं पूरा इसका डेटा देखना चाहूँगा तो देख सकते हो,
सी एस एस आ रहा है ना, डबल एस है। वापस से अपडेट करके देखता हूँ, एक एस निकाल देता हूँ और अपडेट किया, वापस से एक नॉर्मल हो गया। गेट करके देखता हूँ, यस। तो इसमें पूरा CRUD एपीआई काम कर रहा है, राइट। तो देख सकते हो, थोड़ा पता नहीं क्यों स्टूडेंट वाले में क्यों इशू आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोड तो दोनों में सेम ही लिखा है, फिर क्यों ऐसे दो बार पुट लिखा है यहाँ पर। रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आई थिंक मैंने कुछ तो कोड कॉपी पेस्ट किया था और रिमूव करना भूल गया। यही वाला, ये हटाओ इसको। इसलिए आई थिंक एरर आ रही है, मैंने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ का कोड और ये वाला कोड बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही जैसा एपीआई है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है अभी, जो हमने लिखा ब्रांच राउटर के अंदर, सेम कोड यहाँ पर भी है, सेम सेम। आई थिंक अभी जब मैं रन करूँगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, Ctrl+C CLS, वापस से रन करता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस, रन किया, इधर में गया, गेट करूँगा तो ये तो डेटा आएगा ही। स्टूडेंट्स लिख देता हूँ, STUDENTS स्टूडेंट्स, ये आईडी हटा देता हूँ, गेट मारता हूँ, दो डेटा मेरे को मिला। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, Ctrl+A Ctrl+V, इसको भी अपडेट करके चेक कर लेंगे। कुछ हटाने की ज़रूरत है, आईडी नहीं चाहिए। चलो, ये डेटा तो पूरा आ गया। ये मैं आईडी पकड़ता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, इसका जो रोल नंबर है मैं 110 कर देता हूँ, पुट करना है, हमारा हो गया 110। डेटा देखने का है, देख सकते हो। ओके, वापस से अपडेट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1, तो ये 1 हो जाएगा। गेट करता हूँ, 1 हो गया। आईडी हटाकर गेट करता हूँ, आ गया डेटा। तो चलो, CRUD एपीआई तो पूरा काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। तो अभी जितना भी फाइल ओपन है मैं सबको कर दूंगा बंद, सबको कर दूंगा मैं बंद। सबको क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अब थोड़ा होस्टिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे होस्ट करना है। तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, इसको MongoDB एटलास से कनेक्ट करूंगा। तो अभी देखो, लाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो डेटाबेस है, राइट ना, तुमने यहाँ पर जो यूआरएल दिया है डेटाबेस का, ये वाला, ये तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल है, राइट। ये हमारे सिस्टम में हमने इंस्टॉल कर रखा है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। बट जब मैं इसको लाइव कर दूंगा तो ये मेरे लोकल सिस्टम तक तो नहीं पहुंच पाएगा कि मेरे लोकल सिस्टम का ये डेटाबेस यूज़ करे, नहीं, ये तो इंटरनेट पर लाइव करने जा रहा हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पर फिर मेरे को यहाँ पर रिमोट डीबी यूआरएल देना पड़ेगा। तो इसलिए ना, MongoDB के पास दो चीज़ें हैं, एक तो तुम उसको लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके भी रन कर सकते हो, दूसरा तुम ऑनलाइन MongoDB एटलास का यूज़ कर सकते हो। MongoDB एटलास का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि लाइव डेटाबेस है। ठीक है, तो इसमें तुमको आने का और अपना अकाउंट क्रिएट करने का, या साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो। मैं सिंपली साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ। तो मैंने साइन अप विद गूगल कर लिया। ओके, साइन अप विद गूगल करने के बाद ना कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर तुमको ना एक दिखेगा कनेक्ट करके, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, ड्राइवर्स में जाने का। ड्राइवर्स में जाओगे, तुमको एक यूआरएल मिलेगा, दिस यूआरएल। ये यूआरएल को कर लेने का कॉपी, कॉपी कर लिया, और ये यूआरएल यहाँ पर देने का, रिमोट डीबी यूआरएल में दे दिया। ठीक है, और इधर देखो, यहाँ पर तुम्हारा यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जब तुम इसको सेटअप करते हो ना, मतलब जब साइन अप लॉगिन करोगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा हूँ, जब तुम इसमें सेटअप करोगे तो तुमसे ये क्या बोलते हैं, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो तुमको वो यूजर नेम पासवर्ड क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे DB पासवर्ड जो लिखा है उसको हटा के इधर पासवर्ड डालता हूँ, तो मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम ही है, सेम है, मैंने वही डाल दिया। तो बस इतना ही चेंज करना था उस यूआरएल में, अपना पासवर्ड डालना था बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी जैसा है वैसे ही रखने का। ठीक है, और मुझे लगता नहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत है, इधर अपना हो गया। हम्म अभी यहाँ से मैं अगर डे क्लस्टर्स के ऊपर जाऊँ, क्लस्टर्स क्लस्टर्स में जाऊँ, एंड आई थिंक अपना डेटाबेस ब्राउज कलेक्शंस के अंदर दिखेगा, क्लस्टर्स के अंदर ब्राउज कलेक्शंस। ये थोड़ा सा रिलोड में टाइम लेगा, और यहाँ पर हमारे पास जितना भी डेटाबेस अवेलेबल है वो सब आ जाएगा। इधर टेस्ट के अंदर होता है, इधर नहीं होगा, टेस्ट के अंदर होगा, टेस्ट को ओपन करने का।
और ये मैंने पहले से ही कुछ लाइक ऑटोमेटिक, ये जो डेटाबेस है ना ऑटोमेटिक बनता है, इसको हमको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट होता है वैसे ही डेटाबेस बन जाता है, ये तो हमने देखा है ऑटोमेटिक। मोंगोडीबी के टाइम भी देखा है कि हमारा डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया था, उसके अंदर जो भी टेबल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए थे। तो हमको मैनुअली जाके करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक बन जाता है। तो वो टेस्ट के अंदर रहेगा। तो वापस से मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आएगा। पहले क्लस्टर्स के अंदर जाने का, यहाँ पर क्लस्टर्स करके ऑप्शन है। क्लस्टर्स में अगर तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए तो कनेक्ट पे क्लिक करके ड्राइवर्स में जाकर तुम अपना यूआरएल यहाँ से ले सकते हो, और इसमें अपना पासवर्ड चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, पासवर्ड चेंज करके उसका तुमको अपना पूरा डेटाबेस देखना है तो ब्राउज कलेक्शंस में जाने का। ये रिलोड में टाइम लेगा। रिलोड होने के बाद टेस्ट वाले सेक्शन में जाने का, ओपन करने का। यहाँ पर तुम्हारा जो भी डेटाबेस क्रिएट होगा वो तुमको यहाँ पर दिखेगा टेस्ट के अंदर। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पर्पस के लिए नहीं। ठीक है, तो इसका भी लिमिटेशन है, हम जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस ये यूज़ कर रहे हैं। तो अभी चलो अभी इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर तुमको देखो कभी कभी कनेक्शन में एरर भी आएगा ना, तो वो तुम नेटवर्क को थोड़ा सा इधर सेटअप करना पड़ेगा, आईपी एड्रेसेस को। जब मैं दिखाऊंगा बाद में, जब तुम इसको होस्ट करोगे तो थोड़ा सा इशू आ सकता है आईपी एड्रेसेस के साथ। बट नॉर्मली इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करो, कि जब तुम साइन अप लॉगिन कर लोगे तो तुम्हारे पास यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारे पास हो गई। तुम अगर कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए तो कनेक्ट पे क्लिक करने का, कनेक्शन स्ट्रिंग तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर तुम्हारा पासवर्ड देखो, यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर तुमको बस पासवर्ड के साथ चेंज करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। डेटाबेस देखना है तो ब्राउज कलेक्शंस, यहाँ पर डेटाबेस तुम देख सकते हो टेस्ट वाले सेक्शन के अंदर। और कभी कभी इशू आता है नेटवर्क का। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस में जाकर आईपी एड्रेस सेट करना पड़ता है, जो कि मैंने कर रखा है। और नॉर्मली कभी कभी आएगा कभी कभी नहीं आएगा, तो इधर से तुम आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो, ऐड आईपी एड्रेस यहाँ से डाल सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको होस्ट करना है मेरे को, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है इसको मुझे होस्ट करना है। तो अभी कैसे होस्ट करूँगा, सबसे पहला तो मुझे ना इसको गिटअप पे डालना पड़ेगा, गिटअप पर। तो गिटअप पे मैं इसको कैसे डालूंगा दिखाता हूँ। पहले तो चलो गिटअप पे, तुम्हारा गिटअप अकाउंट होना चाहिए। तो गिटअप पे चलता हूँ मैं, और गिटअप पे क्या करता हूँ, एक न्यू रेपोजिटरी बनाता हूँ। यो रेपोजिटरीज में जाने का, एक नया रेपोजिटरी क्रिएट करने का। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। EFFILEARN, इफिलन स्टूडेंट, ऐसा मैंने क्रिएट कर लिया। इफिलन स्टूडेंट करके क्रिएट कर लिया मैंने। एंड इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट है रख दो, कोई भी इशू नहीं है। तो ये मेरा एक बाय डिफ़ॉल्ट करके जो भी मेरा क्या बोलते हैं रेपो जेट्री वो क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा जो फाइल्स है वो सब मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मेरे फाइल्स अपलोड कर दूंगा। तो मैं सिंपली चूज़ कर लेता हूँ मेरे जो भी फाइल्स वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ईफिलन के अंदर, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जनवरी एंड स्टूडेंट एपीआई। इससे पहले मॉडल्स को मैं डाल देता हूँ। एक्चुअली फोल्डर्स के साथ ये जाएगा नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं पूरा फोल्डर्स ही पूरा डाल सकूँ। ओके रुको, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, सबसे पहले इसको बंद करता हूँ। और सबसे पहले जो सर्वर चल रहा है उसको भी बंद करता हूँ। और यहाँ से नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर में डिलीट मार देता हूँ। डिलीट मार दिया, नोड मॉड्यूल्स का मैंने फोल्डर डिलीट मार दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, ये स्टूडेंट एपीआई है ना। हम्म। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगा इस तरीके से, और मॉडल्स का फोल्डर उठा के डाल दूंगा। उसके बाद मुझे ब्रांच राउटर डालना है, डीबी डालना है, एक एक करके डालूंगा। डीबी वाला उठा के डालना है, पैकेज भी डालना है, पैकेज लॉग डॉट जेसन भी डालना है। एंड सर्वर का भी कोड डालना है। लास्ट स्टूडेंट राउटर का कोड डालना है। मोस्टली सब आ गया। दो मॉडल्स है हमारे पास, स्टूडेंट ब्रांच एंड डेटाबेस है, ब्रांच राउटर है, स्टूडेंट राउटर है, पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज लॉग डॉट जेसन और सर्वर डॉट जेएस है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। इधर मैं कमेंट डाल देता हूँ, इफ ही लर्न स्टूडेंट एंड, ठीक है, एंड इसको कमिट चेंजेस कर देता हूँ। तो ये हमारा रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर मेरे सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, मेरा कोड पूरा इसके अंदर है।
अभी क्या करूँगा इसके बाद मैं चलूँगा रेंडर वाले वेबसाइट पर, render.com पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। तो तुमको यहाँ पर भी आके साइन अप लॉगिन करना है और देन डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, इस पे भी तुम साइन अप लॉगिन कर लेना। लास्ट टाइम मैंने बताया था साइन अप लॉगिन करने के लिए। अभी इधर क्या करने का, ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड रहेगा। इसमें ऐड न्यू है करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने का और वेब सर्विस चूज करने का। वेब सर्विस चूज किया तो यहाँ पर कुछ आएंगे। ठीक है, तो मैं इधर चूज करूंगा पब्लिक गिट रेपोजिटरी, और मेरा जो रेपोजिटरी है ना वो लिंक मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और वो लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा इस तरीके से, और इसको मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट करके। ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा मेरा। कनेक्ट होने के बाद ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा इफिलन स्टूडेंट, और लैंग्वेज होगा नोड। ये मेन ब्रांच है हमारा। और रूट डायरेक्टरी क्या होगा हमारा, रूट डायरेक्टरी होगा हमारा आई थिंक बिल्ड कमांड, तो npm इंस्टॉल होगा, npm इंस्टॉल। और ये होगा हमारा नोड सर्वर डॉट जेएस। बिल्ड कमांड मतलब लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करने के लिए कौन सा कमांड चलाते हैं, npm इंस्टॉल। और इसको रन करने के लिए कौन सा कमांड चलाएंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस। और रूट फोल्डर हमारा कौन सा होगा, इफ सेट रेंडर रन कमांड फ्रॉम दिस डायरेक्टरी इंस्टेड ऑफ द रूट डायरेक्टरी। एसआरसी करके तो कोई फोल्डर हमारे पास तो है नहीं, from this directory instead of the repository root. Additionally, code changes outside of this directory do not trigger an auto deploy. Most commonly used. इधर मुझे याद नहीं आ रहा है इधर में कौन सा कमांड डाला था। आई थिंक कुछ भी नहीं डालेंगे चलेगा, आई थिंक सो। और फ्री वाला चूज कर लेने का, फ्री। ठीक है, यहाँ पर और भी है, फ्री चूज कर लिया मैंने। एंड उसके बाद इधर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का। तो यहाँ पर दो इन्वायरमेंट वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। पहला तो रिमोट डीबी यूआरएल है। रिमोट डीबी यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन विथ कोड के साथ, और इसमें मैं चला जाता हूँ डॉट ई के पास। इसमें जो मेरा रिमोट डीबी यूआरएल है मैं पूरा करूँगा कॉपी, और मैं इधर आकर कर दूंगा रिमोट डीबी यूआरएल को पेस्ट। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा एक। अभी दूसरा बनाऊंगा पोर्ट नंबर कितना रखा था मैंने, 4000 रख दूंगा बस। तो आई थिंक हमारा सब कुछ हो चुका है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि हमारा कोई फोल्डर नहीं है, मेन फोल्डर ही है। और मैं इसको डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ, डिप्लॉय वेब सर्विस। अब थोड़ा सा वेट करेंगे इसको डिप्लॉय होने का। हम्म, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा, ये डिप्लॉय में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देख सकते हो कि करके वो कमांड चला रहा है, npm इंस्टॉल चला है सबसे पहला। तो ये देख सकते हो, रनिंग बिल्ड कमांड npm इंस्टॉल। तो बिल्ड सक्सेसफुल मतलब बिल्डिंग हो चुका है, मतलब सारे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया है। अब डिप्लॉइंग पे जा रहा है, डिप्लॉय करने जा रहा है। हम्म, अभी वो उसको रन कर रहा है, अभी एरर आ गया कुछ तो। हम्म, रनिंग नोड सर्वर डॉट जेएस में कुछ एरर आ गया। कॉमन वेज टू ट्रबल शूट योर डिप्लॉय, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। मतलब यूआरएल का कुछ एरर है, मोंगोस का यूआरएल का कुछ एरर है। हम्म, अब ये क्या बोल रहा है मोंगोस के यूआरएल के साथ, रनिंग सर्वर नोड जो सर्वर डॉट जेएस, सर्वर इज रनिंग। सर्वर तो रन हो रहा है, डेटाबेस में इशू आ गया, स्ट्रिंग। ओके, ओके समझ रहा हूँ मैं। तो ये क्या करने को बोल रहा है, ये इस इशू को कैसे ठीक करेंगे। कभी कभी होता है ये लेता नहीं है, तो मुझे ना बस क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, समझो मुझे इसको एडिट करना है। और एडिट, अच्छा मैंने इधर लोकल डीबी यूआरएल पकड़ा रखा हूँ, ये तो मैं भूल ही गया था। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, रिमोट डीबी यूआरएल। ओके, ये गलत हो गया हमसे। इसको हटाओ और इसको कमेंट करो, और यहाँ पर क्या लिखो, रिमोट डीबी यूआरएल लिखो, राइट। रिमोट डीबी यूआरएल, लोकल डीबी यूआरएल को कमेंट कर दो।
रिमोट डीबी यूआरएल लिखना है और कमिट चेंजेस कर दो इस तरीके से। तो अभी क्या हो गया हमारा, रिमोट डीबी यूआरएल यूज़ हो रहा है और इधर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है हमको यहाँ पर वापस से डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट, हाँ डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट। तो हमने जो लेटेस्ट कमिट किया था उसे वापस ये डिप्लॉय करना चालू कर देगा इस तरीके से। तो गिट से कनेक्ट करने का यही फायदा है कि हम लोग ने उधर कोड लिखा और ऑटोमेटिक इधर क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा। ये फायदा है। तो वापस एक बार इसको होने देते हैं, npm इंस्टॉल हो गया, बिल्ड हो रहा है, अपलोडिंग बिल्ड, डिप्लॉइंग बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, डिप्लॉय होने जा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। तो डिप्लॉइंग रनिंग सर्वर, देखो सब कुछ हो गया। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, मोंगोस इज कनेक्टेड, योर सर्वर इज लाइव, योर सर्विस इज लाइव, चलो लाइव है। तो ये अपना यूआरएल हो गया, मैं इसको हिट करता हूँ। अब हिट करने के बाद अपना जो एपीआई था ना वो तुमको टाइप करना पड़ेगा। तो एपीआई था हमारा एपीआई स्टूडेंट्स, राइट, ये था अपना। और यहाँ पर तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स का सारा डेटा आएगा। ये वो डेटा है जो मोंगोडीबी एटलास के अंदर सेव किया हमने, राइट। मोंगोडीबी जो एटलास है ना उसमें तुम देख सकते हो क्लस्टर ओपन करने का और क्लस्टर के अंदर ब्राउज कलेक्शंस में जाने का और उसके अंदर टेस्ट वाले सेक्शन में जाने का, टेस्ट वाले सेक्शन में, उसमें स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में। और ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, इसका कोई भी इशू नहीं है। जैसे ही तुम्हारा कमांड चलेगा, डेटाबेस का सारा कमांड जैसे ही चल गया ना, वो ऑटोमेटिक ये टेबल क्रिएट हो जाने वाले। बस उसमें तुम अपना डेटा एंटर कर देने का। डेटा तुम यहाँ से भी आ सकते हो, इंसर्ट डॉक्यूमेंट करवा सकते हो, ठीक है, आईडी डाल देने का वगैरह वगैरह। आईडी नहीं डालने का, बाकी डेटा डाल के कर लेने का। इसके साथ मैं एक करके भी दिखा दूँ, मेरे को नेम, रोल नंबर, ईमेल और ब्रांच ही डालने का है और कुछ नहीं। तो मैं करके भी दिखा ही देता हूँ ना। तो इधर से बस नेम डालो। नेम क्या रखोगे, समझो मैंने नेम ए रख लिया, प्लस, ठीक है, इसको मैं कोमा साइज से नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी इधर। नेम होगा, ईमेल होगा, नेम ईमेल और क्या था, अच्छा रोल नंबर था, रोल नंबर, आर ओ डबल एल रोल, एन यू एम बी आर, रोल नंबर। रोल नंबर में इसका 2 लिख देता हूँ, न्यू फील्ड ऐड करता हूँ और ईमेल डालना पड़ेगा। ईमेल डाल तो a@gmail.com। एक और फील्ड ऐड करता हूँ, ब्रांच। ब्रांच कौन सा रहेगा, BRANCH, ब्रांच। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IT, चलेगा। इसको इंसर्ट करता हूँ, इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हो गया होगा। अभी मैं इधर आता हूँ, इसको रिफ्रेश मारता हूँ, डेटा आया होगा, वापस देखता हूँ, यहाँ पर नीचे देखता हूँ, देखो ये वाला सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा ऐड कर सकते हो। बट हम लोग यहाँ से डेटा ऐड नहीं करेंगे। अभी देखो हमारा जो एपीआई है वो तो लाइव हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो रिएक्ट का एप्लीकेशन था, तुमको याद होगा, जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन था उसके अंदर मैंने स्टूडेंट क्रेड एपीआई एंड एम्प्लॉय क्रेड एपीआई ये मैंने यूज करके दिखाया था एंड इंटीग्रेट करके दिखाया था। वहाँ पर हमने पूरा क्रेड एप्लीकेशन उसको इम्प्लीमेंट किया था कि कैसे डेटा को क्रिएट किया जाए, अपडेट किया जाए, डिलीट किया जाए, रीड किया जाए, फिल्टर किया जाए, ये हमने पूरा करके देखा था। तो वो तो फ्रंट एंड का टाइम, फ्रंट एंड की बात हो गई। तो अब बैक एंड में उस एपीआई को कैसे बनाना है वो भी हमने आज बना के देख लिया, उसको लाइव करके भी देख लिया। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, बैक एंड में जो भी तुम्हारा एपीआईज वगैरह है वो बैक एंड का प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो। बाद में तुम उसको गिटअप पे डाल के रेंडर के ऊपर तुम क्या कर सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो, मतलब लाइव करवा सकते हो बैक एंड के प्रोजेक्ट को। तो क्या क्या स्टेप रहेंगे, पहले तो पहले तुम्हारा जो भी कोड है बैकएंड का पहले वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद थोड़ा बहुत सेटअप करने का है, जैसे कि डॉट ENV सेटअप करने का, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर लोकल DB URL, रिमोट DB URL सेटअप करने का, पोर्ट नंबर सेटअप करने का। उसके बाद इस कोड को गिटअप पे डाल देने का। उसके बाद और ये भी याद रखना, यहाँ पर लोकल DB URL, रिमोट DB URL होना चाहिए। रिमोट DB URL होगा अपना क्या बोलते हैं MongoDB एटलास के लिए। लोकल DB URL का मतलब है लोकली जो हमने MongoDB इंस्टॉल कर रखा है। रिमोट DB URL मतलब MongoDB एटलास का URL। तो जब हम लोग गिटअप इसको डाल देंगे तो क्या करने का, जब रेंडर पे आएंगे तो रेंडर पे तुमने देखा ही होगा,
हमने किस तरीके सारा डेटा सेट किया था और बाद में इन्वायरमेंट वेरिएबल डाला था, तो उधर इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल देने का रिमोट डीबी यूआरएल एंड पोर्ट नंबर और डिप्लॉय कर देने का बस। और ये सारा काम खुद ही कर देगा, हमको कुछ भी नहीं करना है, सारा काम खुद ही हो जाएगा। बस इस तरीके से हमारा जो भी बैकएंड का प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा, और हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, और ये एपीआई को कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक इशू आ सकती है नेटवर्क वाले में, कि बोलेगा कि डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इशू आ सकता है। तो यहाँ पर देखो कनेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, कनेक्ट का ऑप्शन देख रहे हो, कनेक्ट। तो यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं, तो क्या करने का, यह आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करने का, और यहाँ पर नेटवर्क में जाकर इसमें ऐड आईपी एड्रेस के अंदर ये ऐड कर देने का। तुम देख सकते हो यहाँ पर जो कुछ आईपी एड्रेस है, एक दो शायद पहले से आईपी एड्रेस होंगे, तीन मैंने ऐड किया होगा। देख सकते हो कहाँ पर गया, यहाँ पर 100.20.92.101, राइट। यहाँ पर ये होना चाहिए, ये देखो 100.20.92.101, ये एक आईपी एड्रेस मैंने इधर ऐड किया है। उसके अलावा 44.225, तो यहाँ पर भी होगा 44.225 वाला आईपी एड्रेस, एंड एक और होगा 44.227, तो यहाँ पर भी होगा 44.227। तो ये आईपी एड्रेस तुम ऐड कर देने का, यहाँ पर सिंपली क्लिक करने का, आईपी एड्रेस अपना डालने का, इधर तुमको जो भी कमिट लिखना है डाल देने का, कमेंट वगैरह जो भी लिखना है, और इसको कंफर्म करके सेव करवा देने का बस। तो तीन डाल देने का, ये दो पहले से ही था। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये, और ये तीन मैंने ऐड करवा दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आईपी एड्रेस उधर डाल देने का बस। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कनेक्शन के अंदर। कनेक्शन प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा, जैसे जैसे स्टेप बताया वो पूरा किया तो कंफर्म सेटअप हुआ। तो समझ में आया, या फिर जूली समझ में आया कैसे किया? अगर नहीं समझ में आया ना, फिर भी एक बार ये जो इसका रिकॉर्डेड सेशन होगा एक बार देखना। बड़ा सिंपल है, बस एक बार तुम्हारा जो बैकएंड का प्रोजेक्ट उसको रेडी कर देना, जो भी फाइल्स वगैरह है, उसके बाद जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताया हूँ वैसे वैसे करना। स्टेप बड़ा सिंपल है। ये जो तुम्हारा बैकएंड का कोड है गिटअप पे डालने का, राइट। गिटअप के बाद रेंडर पे जाने का, रेंडर पे गिटअप कनेक्ट करने का, प्रोजेक्ट को अपलोड करने का, डायरेक्टली अपलोड हो जाता है अगर गिटअप से कनेक्टेड है तो। उसके बाद उसमें जो बेसिक्स को फील्ड्स होते हैं उसको फिल आउट करने का, एंड लास्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट वेरिएबल करके जो होता है उसमें रिमोट डीबी यूआरएल दे देने का, यहाँ पर लोकल रिमोट डीबी यूआरएल दे देने का, साथ में पोर्ट नंबर दे देने का जो भी तुमने सेटअप किया होगा बस। और ये बाकी सारा काम खुद ही कर देगा। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होगा बैकएंड का वो लाइव हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, एक बार ट्राई करना। अगर डाउट आएगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। तो बस आज का सेशन हम इधर स्टॉप करते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारा तो बैकएंड का ये हो गया है। अभी जस्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक और एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, लाइक उसमें हम लॉगिन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड होम पेज, प्रोफाइल पेज, ये सब सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सीधा अपने प्रोजेक्ट पे जंप कर जाएंगे, तो जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा इस सीरीज़ का, उसकी तरफ हो जाएगा। चलो आज का सेशन बंद करते हैं।